हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे सिग्मा मैथमेटिक्स में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों अपनी आज की क्लास। जैसा कि बच्चों अपनी पिछली क्लास में चैप्टर 10 तक आप सभी लोगों को एक एक प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझा दिए थे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर 11। ठीक, हमारा जो पार्ट है पार्ट 11 है और इसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। बच्चों हम लोग सबसे पहले इसमें क्या है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी तक हम लोग क्या था कि दो विमीय पढ़ते थे, यानी कि कह लीजिए 2D पढ़ते थे हम लोग क्या पढ़ते थे, 2D पढ़ते थे। ठीक, 2D का मतलब क्या हो गया, कह लीजिए अपनी शब्दों में समझने के लिए दो विमीय हम लोग पढ़ते थे। ठीक है ना, दो विमीय पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था हमेशा कि हमेशा दो ही भुजाएं हम लोग को मिलती थी। एक होता था हमारा x और एक क्या होता था, y होता था। लेकिन यहाँ पर हमको चैप्टर में ही लिखा है, क्या लिखा है, त्रिविमीय। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, त्रिविमीय। ठीक, ये मैंने लिखा त्रिविमीय। अब यहाँ पर आप फोकस करिएगा और ध्यान दीजिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है त्रिविमीय का मतलब कि यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, 3 लिखा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, दो विमीय पढ़ चुके हैं। और ये क्या लिखा क्या है, इस पर ध्यान दीजिए, त्रिविमीय यानी कि 3 पहले से कह रहा है। तो ये जो हम लोग का चैप्टर है ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये 3D के बारे में बात कर रहा है। अब जब बच्चों 3D के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा x पहलू बनेगा, y पहलू बनेगा और एक क्या बनेगा, z पहलू बनेगा। बच्चों इसको और भी अधिक सरल भाषा में समझते हैं। सरल भाषा में इस तरीके से हो जाएगा कि जब हमारा एक कमरा होता है, ठीक, ये हमारा एक कमरा है, हो गया ना कमरा। ये बताइए, एक कमरे की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और इसकी कुछ जो है ऊंचाई भी तो होती है कि हमारा कमरा कितना ऊंचा है। बात समझ में आ रही कि नहीं होती है। तो अगर हम लोगों को कभी भी कमरे का अगर पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालना हो, एक कमरे का क्षेत्रफल अगर हम निकाल रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं भाषा में क्या, आयत का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो आयत का अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसमें हम लोग अधिकतर क्या लिखते हैं, लंबाई लिखते हैं, और गोले में क्या लिखते हैं, चौड़ाई लिखते हैं। क्या यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं, इसके आगे ये भी तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऊंचाई। ये जो हम लोगों का लंबाई गोले चौड़ाई गोले ऊंचाई है, यही हमारा क्या है, ये क्या है, 3D। और जो कि चैप्टर में हमको सबसे पहले क्या, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय है। त्रिविमीय का मतलब क्या, पहले ही आप समझ जाइए कि यहाँ पर हमको 3D के बारे में बात कर रहा है। हमारा 3 पहलू इसके अंदर रहेगा, एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि इसे x y z। इसे निर्देशांक के माध्यम से अगर हम लोग समझें बच्चा, तो एक हमारा अक्ष बनता है y का, सही है, एक अक्ष बनता है हमारा क्या, x का, और जो तीसरा अक्ष बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा z का। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। एक x होगा, एक y होगा और एक z होगा। यानी कि आप सबसे सरल भाषा ये कि एक आयत के तरीके से, भाई हमारा एक आयत कैसे बनता है, जो एक हमारा कमरा होता है ये होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इस तरीके से हमारा क्या बनता है, एक कमरा बनता है। ये हमने बना लिया अपना एक कमरा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या बन गया, एक कमरा बन गया। अब इस कमरे में लंबाई भी तो होती है, चौड़ाई भी तो होती है और ऊंचाई भी थी। तो ये देखिए ध्यान से, ये आप ध्यान दे रहे हैं ना, आपका ये आ गया एक पहलू, ठीक, एक ये आ गया और एक क्या आ गया, ये आ गया। अगर आपका ये y है, ये x, ये क्या बना, z बना। बात समझ में आ रही है। ये आपके तीनों बने कि नहीं बने। ये जो आपका आयत है ये 3D के कॉन्सेप्ट में आया कि नहीं आया। इससे पहले जो हम लोग पढ़ते थे वो किस कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे, हमेशा 2D पढ़ते थे, यानी कि वहाँ पर केवल मात्र x और y दो पहलू होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, x है, y है और z है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये हो गया हमारा 3D, बस और कुछ भी नहीं इसमें, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं देखना है। बस यहाँ पर चैप्टर में लिखा है त्रिविमीय, यानी कि ये हो गया आपका 3D, बस काम खत्म। इसमें एक x है, एक y है और एक z है। त्रिविमीय नाम से ही आप समझ जाइए कि यहाँ पर हमसे 3D के बारे में बात कर रहा है, और इससे पहले हम लोग 2D के बारे में पढ़ चुके हैं। और 3D के बारे में बच्चा हम आपको ये बताएं कि अभी आपके कक्षा 11 में जो है त्रिविमीय यानी 3D पर सिर्फ एक टॉपिक दिया गया है, एक लेसन आपको दे दिएगा, और वो भी इस लेसन में जो है कुछ भी नहीं है, कोई भी ज़्यादा सवाल अवाल नहीं है। आप इस बात को आप अपनी बुक में देख करके समझ सकते हैं, ठीक। लेकिन इसके आगे जब आप बढ़ेंगे, यहाँ कह लीजिए कक्षा 12 में, या जब आप BSc करेंगे मैथ से, अगर आप MSc करते हैं, आपको पूरी पूरी बुक मिल जाएगी 3D पर, ठीक, समझ रहे हैं। 3D पर पूरी पूरी इतनी मोटी मोटी आपकी बुक आ जाएगी, वो हो जाएगा आपका। यहाँ पर हम लोग सिर्फ बस इतना ही देखते हैं। अगर x y और z, इसका अगर हम लोग कोई एक सूत्र जो हम लोग का बनता है वो क्या बनता है, PQ बराबर, ठीक, यानी कि अगर किसी 3 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली जाए, ठीक,
तीन बिंदुओं की बीच की दूरी अगर आपसे कोई कह दे, यहाँ पर आपको 3 नंबर दे दे, 2 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया आपके y के पहलू में, और इसी तरीके से अगर आपका x के पहलू में दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया कि मतलब जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर दे दिया आपको 2 दे दिया, और ये दे दिया आपको 4 दे दिया, ये 5 यहाँ पर नहीं होगा, ठीक, 2 4 यहाँ पर भी दे दिया, और यहाँ पर आपको दे दिया 6 और 8 दे दिया, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका x है एक, और एक y है, और एक क्या है z है, इसमें आपका जो क्वेश्चन बनेगा, मतलब जो सूत्र बनेगा क्या बनता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, और प्लस अब तक हम लोग सिर्फ यही दो पढ़ते चले आए हैं, और यही दो हमारा क्या बनता था, 2d बनता था। आप लोगों को बात समझ में आ रही है। अब इसके आगे क्या है आपका Z2 माइनस के क्या बनेगा, Z1 बनेगा, और ये टोटल आपका क्या कहलाएगा, यही आपका टोटल 3D कहलाएगा, जो कि आपका चैप्टर आपसे कह रहा है कि भैया त्रिविमीय। बात समझ में आ रही है, त्रिविमीय, ठीक, क्लियर हो गया। तो बस इतना सही है आपके इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, यानी कि त्रिविमीय में आपका क्या 3D के बारे में कह रहा है। 3D के बारे में सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि आपसे एक आयत के बारे में कह रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो त्रिविमीय का नाम सुन करके नहीं समझ पाते कि त्रिविमीय क्या है, किस तरीके से है। ये तो बहुत खतरनाक चैप्टर हो गया, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। त्रिविमीय मतलब तीन, तीन मतलब 3D, 3D का मतलब इसमें तीन पहलू होंगे, x होगा, y होगा, z होगा। हम लोग इससे पहले x और y के दो पहलू पढ़ चुके हैं, ठीक। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, एक z पढ़ेंगे, और इसको और आसान भाषा में एक आयत के रूप में समझ सकते हैं कि हमारे हम जिस कमरे में रहते हैं उसमें क्या होता है, क्योंकि एक कमरे में क्या एक लंबाई होता है, ठीक, ये हमारा लंबाई हो गया, एक चौड़ाई होता है हमारा, जो कि ये हमारा चौड़ाई दिया हुआ है, और एक क्या होता है हमारा ऊंचाई होता है, ठीक, समझ आ रहे हैं। यानी कि ये लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो एक्स वाई जेड, और इस तरीके से अगर तीन बिंदुओं का बीच की दूरी निकालना हो तो ये क्या बनेगा, हमारा सूत्र बनेगा। इस सूत्र का प्रयोग अभी हम लोग प्रश्नावली मतलब 11.1 में नहीं करने वाले, 11.2 में करने वाले। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, एकदम चुटकियों में हो जाएगा, एकदम हलवा है कह लीजिए, ठीक। तो ये आप लोगों ने समझ लिया, आपका क्या है, त्रिविमीय हो गया। अब शुरू करते हैं क्या आज का जो हमको दिया गया है। और इससे पहले बच्चों की हम आपको ये बता दें, हमने आप लोगों को बहुत पहले बताया है, अगर हमको कभी भी हमको क्या बोलते हैं, अगर हमको x दिया है और y दिया है, ठीक, अगर हमको x और y तल दिया है और z तल अगर हमको नहीं दिया है, लेकिन बात हमसे वो 3D की कर रहा है, ठीक, बात हमसे वो 3D की करता है, लेकिन x और y दो तल दिया है, तो इस जगह पर हमारा z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जेड जो तल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। इसी तरीके से बात हमसे वो 3D की कर रहा है, लेकिन हमको x दिया है, z दिया है, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 3D की ही बात कर रहा है साला, ये ससुरा 3D की बात कर रहा है, और लेकिन आपको दे दिया केवल मात्र क्या, x पहलू दे दिया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, y 0 बन जाएगा, z 0 बन जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको z दे दिया तो आपका x 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। बात समझ रही। तो ये भाई साहब आपको कन्फ्यूज करने के लिए देंगे, आपको पहले बताए दे रहे हैं। जो आपको सवाल दिया जाएगा, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग देते हैं, केवल मात्र आपको कन्फ्यूज करने के लिए 3D का मैटर पकड़ेंगे, और कुछ नहीं है, सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए 3D का मैटर पकड़ा देंगे। अब पूछ लेंगे केवल मात्र आपको x और y दे करके। अब आपके दिमाग में भूसा भर जाएगा कि अरे ये हो क्या हो गया, यहाँ तो 3D कह रहा है, z आपका क्या आएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपका x है, y है, तो z पहलू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी ही बात है। x तल है और y तल है, तो z तल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 11.1। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारा प्रश्नावली 11.1। बच्चों अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों, सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्नावली 11.1। हमारी क्लास हमेशा बच्चों 11 की जो क्लास है वो हमेशा शाम के 4 बजे आती है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम लाइव भी लेकर के आएंगे। लाइव अभी तक हमारी एक भी क्लास अभी तक नहीं आई है, ठीक है। ज़ोरों शोरों से बच्चों मन लगा करके पढ़ाई कीजिएगा। आपके माँ बाप आपके पीछे बहुत अधिक पैसा लगा रहे हैं, परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ ले, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कक्षा 11 को नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, और उनके दिमाग में बस एक डायलॉग भरा रहता है कि फर्स्ट ईयर इज़ रेस्ट ईयर। और कक्षा 11 ना पढ़ने की वजह से कक्षा 12 में जब वो जाते हैं तो वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाते, उनको समझ में नहीं आता कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर दिया गया है। अभी हम आपको जो भी कुछ अच्छे से समझा रहे हैं, आपको समझ में अगर आ रहा है, यही चीज़ आपका सेम टू सेम क्या है, कक्षा 12 में भी आएगा।
कक्षा 11 आप पढ़ ही नहीं रहेंगे, कक्षा 12 में जब आप जाएंगे तो आप कहेंगे ये बहुत कठिन है, वो बहुत कठिन है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, सर जी जो पढ़ा रहे हैं किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, हमारा चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा, मेरा बैकलॉग हो चुका है, किस तरीके से समझ में आए, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। और जो मेधावी छात्र होते हैं बच्चे, वही ये लोग काम नहीं करते हैं। कक्षा 11 में आए हैं तो बहुत ही आसान शब्दों में हम कहें वो लोग लगातार पढ़ते रहते, भले थोड़ा पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि ये पढ़ ही नहीं रहे, लेकिन वो थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देंगे। कक्षा 11 है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। अब जब कक्षा 11 उन्होंने पढ़ लिया तो कक्षा 12 में गई, सेम यही क्वेश्चन, सेम यही आपको जो सूत्र मिलेगा। अब ये बताइए, कक्षा 11 अभी हम आपको कक्षा 11 में प्रश्नावली 11.1 पढ़ा रहे हैं, 11 में हम ये पढ़ा रहे हैं, अभी 12 में जब हम आपको पढ़ाएंगे, मतलब वो यही कक्षा 11 का ही जो हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 12, उसमें जो है आपको समाकलन दिया गया है, अवकलन दिया गया है, ठीक है ना। समाकलन अवकलन जब आप कक्षा 11 में पढ़ लेंगे, जब आप 12 में जाएंगे तो आपको एकदम आसान लगेगा, एकदम हलवा लगेगा, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस थोड़े से सूत्र बड़े हो जाएंगे। तो सूत्र है, फॉर्मूला सब आपको 11 में दे दिया जाएगा, केवल जो प्रश्न है वो थोड़ा घुमा करके आपको 12 में दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? तो आप हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत ही अच्छे से बच्चों में पढ़ाएंगे, बहुत ही क्लियर, इतने आसान शब्दों में समझाएंगे कि यूँ कह लीजिए कि आपको इतने आसान शब्दों में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत ही अच्छे समझाते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में समझा देते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसे टीचर मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे और आपको तुरंत चुटकियों में समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी प्रश्नावली 11.1। अगर बच्चों आपका हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए और बहुत ही ज़ोरों शोरों से पढ़ाई की तैयारी कीजिए। ये है हमारा प्रश्नावली 11.1। बच्चों इसमें क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या होंगे। ठीक, हमने आपको इससे पहले अभी समझाया था कि x अक्ष पर स्थित है, यहाँ पर आपको 3D तुरंत दे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यही मैंने कहा था कि आपके दिमाग में भूसा तुरंत भर जाता है, समझ में तो आता रहता है, लेकिन 1 सेकंड में ही भूसा भर जाता है और दिमाग आपका काम करना बंद कर देता है। यहाँ आपको x अक्ष दे दिया गया ना, यहाँ पर आपको y अक्ष दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया, z अक्ष। यानी कि ये आपसे क्या कर रहा है, 3D के मैटर क्या कर रहा है, 3D के मैटर पर आपसे सवाल कर रहा है। ठीक, 3D के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पर आपको x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित है तो x अक्ष है आपके पास, क्या है, x अक्ष है आपके पास, लेकिन y और z नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो y बनेगा वो क्या बनेगा, 0 हो जाएगा, और z क्या बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे समझें तो x, 0, 0 ये आपके समझने के लिए है, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए कर दिए। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, y भी आपका 0, z भी आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए सेम पैटर्न, वही चीज़, ये देखिए अभी इससे पहले हमने क्या बताया, एक्स तल और जेड तल, एक बिंदु एक्स जेड तल में है, इसके वाई निर्देशांक के बारे में आप क्या कहते हैं, वही जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, आपको एक्स दिया है, जेड दिया है, आपको क्या वाई नहीं दिया है, तो वाई आपका क्या हो जाएगा 0, और ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर बच्चा हमको क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित हैं। ये मैंने अष्टांश यहाँ पर हम पहले से लेकर के आए हैं। ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा, आपके बुक में दिया गया है। तो ये हमको क्या दिया गया, अष्टांश दिया गया है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये हमको अष्टांश दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तुरंत आपको समझ में नहीं आने लगेगा। ये आपको 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, ये तीनों नंबर पॉजिटिव में है कि नहीं है, और यहाँ जो 4 है, फिर 2 है, 3, ये 2 आपका निगेटिव है कि नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, ये ए रख लेते हैं, बी रख लेते हैं, सी रख लेते हैं, डी रख लेते हैं, ABCDEFGH। आप लोग इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4 भी रख सकते हैं कि ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक, मैंने यहाँ पर ये नाम रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। आप क्या देखेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये देखिए अष्टांश। ठीक, ये जो आपको अष्टांश दिए गए हैं, 8 अष्टांश है। अष्टांश का मतलब क्या, 8, ये आपका 8 है कि नहीं 8 है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके अष्टांश में ए नंबर पर, ये पॉजिटिव में कि नहीं, एक्स अक्ष भी क्या है आपका पॉजिटिव, वाई क्या है, ये भी पॉजिटिव, जेड क्या है, ये भी पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है।
अब बी पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, फिर ये भी पॉजिटिव है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसा है जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए, ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो एक्स अक्ष क्या है आपका पॉजिटिव, ये देखिए, और वाई ये आपका क्या होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और ये क्या होता है जेड। ठीक, मैंने आपको इससे पहले भी देखिए, अगर हमको कोई दो अक्ष दिए हैं तो एक एक्स होगा एक वाई होगा, तीसरा दे दिया तो जेड हो जाएगा। ध्यान रखिए कि कभी भी ये एक्स है ये वाई है ये जेड है ऐसे कभी नहीं रहेगा, हमेशा सीक्वेंस में रहेगा, ये एक्स है ये वाई है ये जेड है। ठीक, तो ये एक्स हो गया वाई हो गया जेड हो गया। एक्स अक्ष क्या है पॉजिटिव और वाई क्या है निगेटिव, देखिए सेम पैटर्न है, और जेड क्या है, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा बी। बात समझ आइए। अब यही काम आपको सब में करना है, यहाँ पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कहाँ पर है आपका, ध्यान दीजिए, ये रहा आपका 8वें अष्टांश में, ये है आपका सी। बात समझ में, ये देखिए एक्स वाई जेड पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव। अब डी क्या आपका पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कहाँ पर है, ये रहा, ये हो जाएगा आपका डी। अब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका ई। ठीक है ना, फिर ये हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखिए ये आपको दूसरे में दिया गया है, ये हो जाएगा आपका एफ। एक्स अक्ष आपका क्या है नेगेटिव, ये देखिए ये आपका एक्स है ये वाई है और ये जेड है। आपको नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगी तो आप ये भी लिख लीजिएगा, आपको क्लियर बता रहे हैं हम, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पेपर में अगर आए तो तुरंत चुटकियों में आपका हो जाए। वैसे रेयर केस में इतना आपको दिया नहीं जाएगा ये वाला क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है। एक्स है वाई, एक्स अक्ष क्या है नेगेटिव और वाई क्या है पॉजिटिव, जेड क्या है पॉजिटिव। एक्स क्या हो गया देखिए नेगेटिव वाई पॉजिटिव। अब ये हो गया तो ये आपका क्या बचा, बस लास्ट में क्या बचा, एच बचा, नहीं एच नहीं बचा, ये क्या ई में क्या हो गया, एक मिनट, ई में आपका ई में आपका जो क्या था, ई में क्या था, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है कि ये नेगेटिव था, एच शायद नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव था, लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया बच्चा लोग, देख लीजिएगा। आपका ये नेगेटिव नेगेटिव अगर यहाँ पर है तो ये आपका एच हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका ई हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये यहाँ पर शायद कुछ मिस्टेक हो चुका है मुझसे, देख लीजिएगा आप लोग, बुक में आपके दिया गया होगा, ठीक है, कुछ गलती हो गई, देख लीजिएगा, आपको ये इसी तरीके से होगा, ठीक है, आपको समस्या आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, ये रहा। ठीक, हमको आखिरी प्रश्न में क्या दिया गया, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, बहुत छोटा सा है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं तो उस तल को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपसे 3D के बारे में पूछा ही नहीं, 2D के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई तल। ठीक, बात समझ में आ रही है ना आपको, काम खत्म। अब ये क्या है, एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक रूप में होते हैं, एक्स वाई तल में एक बिंदु निर्देशांक के रूप में होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको 3D लिखा था तो कहीं नहीं है, लेकिन क्या निर्देशांक दिया है कि नहीं दिया, एक्स वाई तल में एक बिंदु निर्देशांक के रूप में होते हैं, तो आपका तो एक एक्स बनेगा एक वाई बनेगा और क्या बनेगा, एक ज़ीरो बनेगा। बात समझ में आ रही है, निर्देशांक आपका ये बनेगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट अक्ष लिया हुआ था भैया, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर के एक्स, ये लेकिन यहाँ पर आपको क्या एक निर्देशांक दे दिया तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को अष्टांश में विभाजित करता है। इससे पहले अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या है यहाँ पर 8 अष्टांश। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है ना, निर्देशांक तल के अंतरिक्ष को 8 अष्टांशों में विभाजित करता है, जो कि इससे पहले ये देखिए 8 अष्टांश क्या थे, हमने आप लोगों को बताया ना, ये 8 अष्टांश। ठीक, तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, बहुत ही छोटा सा था, आसान था। ठीक, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। ओके बच्चों, आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद।